नमस्कार। करीब 3200-3300 बीसी से लेकर 1700 बीसी के मध्य सिंधु घाटी के जो शहर थे, जो काफ़ी संख्या में भी बहुत थे और बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया में थे, सब कॉन्टिनेंट के बड़े छोटे सभी थे। मैं उन शहरों में उनकी बनावटों में बहुत ज़्यादा ब्रिक्स की खबरें या उनकी सूचनाएं आर्टिकल्स में या अपने पढ़ाई के दिनों में मैं नहीं देखता था। अब आई हूँ तो बात की बात है। तो दूसरी ओर आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स हैं और जो ह्यूमन स्केल्टन या स्कल्स, मास बरियर या स्कल्स पे चोट इत्यादि के निशान भी उस हिसाब से मासेस में मैं नहीं देखता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो शहर हैं जो अलग अलग कल्चरल लोगों से बना हुआ था, वो सामंजस्य को रिप्रेजेंट करता था कन्फ्लिक्ट से कहीं अधिक। और ये जो सामंजस्य था, जैसा कि हम शहर जानते हैं, वो ग्रामीण ओवर प्रोडक्शन पे आधारित था। तो ये कहीं ना कहीं जो ग्रामीण जनजीवन है, वहाँ कबीलाई सभ्यता हो या जिस भी तरह की सभ्यता हो, कल्चर्स हो, उनके आपसी सामंजस्य में ही आधारित था। और वही चीज़ और अच्छे से हम सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में कम्युनिकेट होते देख रहे थे। पर्यावरण के बदलाव को और उसी के साथ ओवर प्रोडक्शन में आई कमी ने शहरों को डिस्टर्ब भी किया होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी घटी होगी, उनकी अट्रैक्टिवनेस बाहरी लोगों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए भी घटी होगी, वो पलायन का कारण हुआ होगा। तो उसके साथ ही जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है न्यूट्रिशंस लेवल के कम होने के कारण, तो कहीं ना कहीं वो शहर जो हैं वो इन्फेक्शंस के, आज की कोरोना महामारी की तरह, वो सबसे पहले कारण भी बनते होंगे। और चूँकि सामंजस्य में शहर और बाकी ग्रामीण जीवन था और बहुत सारी ट्राइब्स होने के बावजूद भी, तो वो क्या ये जो प्रोपोगेशन है इन्फेक्शन का, वो कहीं ना कहीं ग्रामीण जीवन में भी फैलता था। और ये कहीं ना कहीं सभ्यता के एकाएक जाते समय 1700 बीसी के करीब ये इतना कम्युनिकेशन जो फैल गया था, वो कम्युनिकेशन जो फैला वास्तव में वो कहीं ना कहीं पर्यावरण और महामारी का डर का, शहरी जीवन से जो मन उखड़ गया, उस डर का रिप्रेजेंटेशन था। और यही कारण था कि 300-400 बीसी का गैप हम जो आर्यन सिविलाइजेशन, फिर से ग्रामीण सिविलाइजेशन जो फिर से उदय होती है, और सिंधु घाटी सभ्यता जो 1700 बीसी के करीब पूरी तरह खाली हो जाती है, वो देखते हैं। तो इसी बीच ये भी देखते हैं जो नई ट्राइब्स और दूसरी और जो लोग आते गए, उन्होंने फिर से इनके शहरों को खंगाला नहीं, फिर से वहाँ रहना नहीं चालू कर दिया। क्योंकि ये जो बातें हैं, भले उस स्तर की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी न रही हो, लेकिन बातें जो हैं बहुत दूर तक जाती थी, पहुंचती थी। वैसे भी जैसा कि नेहरू जी ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रभाव क्षेत्र था वो सेंट्रल एशिया तक था और मेसोपोटामिया इत्यादि काफ़ी दूर दूर तक क्षेत्र था, इधर साउथ में कर्नाटक तक था। तो हम इस चीज़ को देखते हैं। लेकिन इस अभी तक की पूरी थ्योरी में हम एक चीज़ मान सकते हैं कि सामंजस्य जो अभी अलग अलग कबीलाई, अभी अलग अलग ट्राइब्स या उनको हम जात का भी कह सकते हैं, वो इसलिए था क्योंकि वो इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र था, खाने पीने और पानी की कमी नहीं थी अरेबिया की तरह। अगर आज मॉडर्न डे अरेबिया को हम देखते हैं, खासकर मोहम्मद साहब के समय में देखते हैं, तो वहाँ कन्फ्लिक्ट की स्थिति या इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, इकोनॉमिक मटेरियल क्वेश्चंस नहीं थे। आपका अलग जीवन शैली, आप अलग रहिए, उससे लोग संतुष्ट थे। तो दूसरी ओर जब ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग थी, तो कहीं ना कहीं ये आइडियलिज्म का प्रतीक था। और वास्तव में यही समाज के कोहेशन का भी, अलग अलग ट्राइब्स कास्टों में कोहेशन का भी, और एक तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कहीं ना कहीं बराबरी का था। और उसका जो सबसे अच्छा उदाहरण हम देखते हैं उनमें कोलैबोरेशन का, वो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में हम देखते हैं। पर जैसा कि मैंने बताया कि जब माइग्रेशन हुआ होगा, शहर छूटे होंगे और ये पूरब की तरफ गंगा जमुना के दावों की तरफ, और मानसून भी उधर शिफ्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं घने जंगलों की ओर और लोग भी आते गए दूसरे जगह से। तो कहीं ना कहीं रिसोर्स कंस्ट्रेन जो था वो दिखने लगा होगा। और ये जो इक्विलिब्रियम है अलग अलग कास्टेट्स के बीच, ट्राइब्स के बीच, वो अब कन्फ्लिक्ट भी शो करने लगा होगा इस मटेरियलिज्म डिटर्मिनिज्म में जब हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर फिर आपको फिर डोमिनेशन
जो कन्फ्लिक्ट का रिजल्ट रहा होगा। तो जो इक्वालिटी जो ट्राइब्स में बहुत हद तक थी, वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे कुछ डोमिनेंट कास्ट और दूसरी ओर जो वर्किंग क्लास जो थी वो सबॉर्डिनेट कास्ट में डेवलप होना चालू हुई होंगी एक समझौते के तहत। लेकिन फिर भी मैं जो पश्चिम की तरफ, मैं उस तरह का चीज़ें नहीं देखता हूँ कि एक ट्राइब, क्योंकि एरिया लिमिटेड होता था तो एक ट्राइब पूरे ट्राइब को पूरी तरह समाप्त कर दिया, पलायन कर दिया, पूरा स्लेव बना लिया। यहाँ पे जो भी था वो वर्किंग क्लास पूरा एक जैसा नहीं, उनके सामने वो चेतना जगी, बल्कि वो कास्ट में वो अलग अलग अपने कामों को अनुसार वो और फिक्स होते गए। और धीरे धीरे जो वो वर्किंग क्लास तो थे सभी नीचे सबॉर्डिनेट तो थे, लेकिन रिलीजियस सिस्टम में जब उनको बांध दिया गया और उनको जन्म से रिलेट कर दिया गया स्टेबिलिटी के लिए, और कहीं ना कहीं रिलीजियस सिस्टम में उनको कुछ ना कुछ अधिकार, कुछ ना कुछ प्रोत्साहन, कहीं ना कहीं लाख शोषण, लाख एजुकेशनल बैकवर्ड, ये सब कुछ होने के बावजूद भी, क्योंकि इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड थे तो शैक्षिक और दूसरे चीज़ों में, पॉलिटिकल सिस्टम में उनका जो हस्तक्षेप था वो कम होता है, ना के बराबर ही था। लेकिन ये सब चीज़ें एकाएक नहीं हो गई थी, लॉन्ग टर्म प्रोसीजर में थी। और बहुत बार क्या बोलते हैं, इसका अपोजिट भी हुआ कि जब नीचे की ट्राइब्स, नीचे की कास्ट ऊपर पार सत्ता में भी आ गई। सबसे इसका प्रमुख एग्जाम्पल मैं देखता हूँ वो सम्राट अशोक का मैं देखता हूँ। तो वहीं पर मैं ये भी देखता हूँ कि डोमिनेंट क्लास एकदम उसी तरह से व्यवहार करे रिजिड सिस्टम के हिसाब से उनके लोग, तो ये मानसिकता भी नहीं थी, अलग अलग फिलॉसफीज वहाँ थी और वो मजबूत लोगों से ही आई थी। महावीर का एग्जाम्पल ले लीजिए, या गौतम बुद्ध का, या आप आजीविकास का, या मेटेरियलिस्टिक कल्चर ही देख लीजिए, तो चीज़ें इस हिसाब से नहीं थी, फ्रीडम बहुत थी। जो कास्ट सिस्टम था वो मोबाइल था। वर्किंग क्लास की चेतना अगर सबसे ज़्यादा अक्रॉस द कास्ट लाइन अगर किसी डॉक्यूमेंट ने अगर मॉडर्न इंडिया में वास्तव में पढ़ी तो वो हमारे संविधान ने पढ़ी। इसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पूरब में दायोब में आए तो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट तो था ही, तो एक टेक्नोलॉजी जो लोहे, घोड़े और रथ इत्यादि, जैसा पिछला एपिसोड बताया, तो उसने हैवी लेबर की डिमांड भी की। जैसा कि नेहरू जी अपने एपिसोड 3 में, भारत एक खोज में 3 या 4 में बताते हैं कि इस डिमांड ने भी कहीं ना कहीं नीचे कास्ट के ऊपर डोमिनेशन या उनमें क्लास कैरेक्टर कुछ ना कुछ जन्म लिया होगा। लेकिन वो अलग अलग कास्ट की बाउंड्रीज को नहीं तोड़ पाए कुछ कारणों से, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जब भारतीय संविधान ने एफर्मेटिव एक्शंस के तहत, ठीक है, राइट टू वोट सबको दे दिया और सभी के लिए हो गया, लेकिन वो उसका उपयोग वो जब तक जस्टिस सोशियो इकोनॉमिक और हर तरह का ना हो तो उसका भी कोई मतलब रहता नहीं। जैसा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपनी स्पीच में बोला, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सेंस में दिक्कतें आती हैं। आज अभी आदमी गरीब है, कब अगले पल अमीर हो जाए, इसलिए इंडिविजुअल का परसेप्शन और इंडिविजुअल के हिसाब से स्टेट की पॉलिसी नहीं हो पाती है। और इकोनॉमिक संसाधनों के अभाव में ही आदमी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड ही होता है। तो इसीलिए जो क्राइटेरिया लिया गया वो सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस का ही लिया गया। और SC/ST OBC टर्म में ही कहीं ना कहीं मैं ये क्लास कॉन्शियसनेस, जो पिछड़े गए लोग हैं, जो वर्किंग क्लास है, मैं भारत के डॉक्यूमेंट में सबसे पहले रीड करता हूँ। लेकिन चूँकि जो 1950 का समय था और USSR की प्रोग्रेस देखी थी कि कैसे वहाँ पे राजशाही को हटाकर कितनी अच्छी प्रोग्रेस वहाँ पे हुई, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि वर्किंग क्लास पूरा एक समान पूरा हो गया और उसने कम्युनिस्ट शासन में प्रोग्रेस भी बहुत की। लेकिन जब उसके लिए एक पैन ऑर्गेनाइजेशन बना, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या था, वो कुछ लोगों की ही विम्स एंड फैंसीज भर के ही रह गया था। एक्चुअली में वही शोषण का, तानाशाही का कारण बन गया था। तो इसीलिए जो नेहरू का मॉडल था वो मिक्स्ड विजन था, सोशलिस्टिक पैटर्न था। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज में तो कैपिटलिस्ट का भी रास्ता, मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता, जो नॉन स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री थी वहाँ पे उन्होंने वो दायरा खोल रखा था। लेकिन जो सबसे बेसिक चेंज जो आया इन चीज़ों में कि हम कम्युनिज्म के इस दुरुपयोग से बच सकें, और दूसरी तरफ जो इंडिविजुअल थिंकिंग है, एक्सप्रेशन है, डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, जो अंग्रेज़ों के समय हम
नहीं फील कर पा रहे थे वो भी बने रहे। तो इसमें जो मेजर शिफ्ट आया वो 91 के समय जो आर्थिक रिफॉर्म थे मार्केट इकॉनमी में, उसने कहीं ना कहीं जो लेबर है और जो कैपिटल है उनको स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज में जब बंधने की आज़ादी दे दी, तो वास्तव में वहाँ पर स्किल्स और छोटे छोटे लेबर्स और कैपिटल्स, वो लेबर्स भी जो लेबर भी थे उसमें स्किल भी था, कैपिटल भी थी, उनकी फाइनेंसिंग, ये सब रास्ते खुले। तो वास्तव में उसने भारत को एक नया इंक्लूसिविटी, एक नई ऊर्जा प्रदान की। और जो शहरों में जो प्रोग्रेस हुई, जो शहर फैले, वहाँ पे भी हम जो मल्टीकल्चरलिज्म देखते हैं और जो कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर देखते हैं, वास्तव में 91 के आर्थिक सुधार ही थे। लेकिन इस बीच जो समस्या आ गई थी, जैसा कि हमने देखा कि सोवियत यूनियन बाद में गोर्बाचोव जी के नेतृत्व में उन्होंने कम्युनिज्म की इस वीकनेस को देखा और कैसे डेमोक्रेसी दब जाती है इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, जो सब कुछ अच्छे के लिए तो बताती है लेकिन वो अपने लिए, अपने हितों के लिए कहीं ना कहीं काम करने लगती है, ज़्यादातर उन्हीं वर्किंग पॉपुलेशन का दमन करने के लिए जिसके लिए वो सबको बड़ा बनाती है, जिसके लिए वो काम करने को करती है। तो गोर्बाचोव जी ने वो निर्णय वो कम्युनिस्ट सिस्टम को ख़त्म करने का किया था, लेकिन वो मॉडल चाइना में फॉलो हुआ। लेकिन चाइना ने बड़ी चालाकी से उस कम्युनिस्ट स्टेट में उसने कहीं ना कहीं जो पश्चिम के बड़े कॉरपोरेट्स थे, जो उनको अपनी ओर भी अट्रैक्शन कर लिया और वो विश्व की फैक्ट्री बनता चला गया। और ग्लोबलाइजेशन और मार्केट इकॉनमी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी ने उठाया, अपने बड़े बड़े कॉरपोरेट स्टेट बैक्ड इंडस्ट्रीज और कॉरपोरेट को मिक्स करते हुए। पोस्ट कोर्सी इन्वायरमेंट में जो भी प्रोडक्शन हुआ, उसने डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं वीक कर दिया, आउट स्पेस करता चला गया और चाइना इंडस्ट्री हो गई विश्व की। तो वहाँ पर इकोनॉमिक फ्रीडम तो वहाँ के लोग एंजॉय कर रहे हैं, प्रोग्रेस, लेकिन डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल राइट्स की स्थिति आप देख ही रहे हैं। ये पूरा जो चीज़ है, व्याख्यान है, ये राहुल गांधी जी ने कैम्ब्रिज में बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया है। तो राहुल गांधी जी वो साफ साफ कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसीज को सर्वाइव करना है तो उन्हें चाइना का जो अपना प्रोडक्शन मॉडल, चाइना के प्रोडक्शन मॉडल के विरुद्ध अपना प्रोडक्शन मॉडल, डेमोक्रेटिक प्रोडक्शन मॉडल इस्टेब्लिश करना होगा। एक व्यू जो हमारे यहाँ चल रहा था 2014 के बाद, मैं भी उसे बहुत ज़्यादा गलत नहीं मानता हूँ कि भाई चाइना बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और कुछ स्टेट बैक्ड सिस्टम के साथ कर रहा था, तो हम डेमोक्रेसी को ख़त्म करके पूरी तरह स्टेट और बैक सिस्टम उस तरह से तो नहीं चल सकते थे। तो बहुत से कॉरपोरेट्स को उनसे फाइट करने के लिए, चाइना के बड़े मॉडल से, बड़ी इंडस्ट्री से फाइट करने की बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन यहाँ पर हमारे पॉलिसी मेकर्स ने दिया, चाहे टैक्सेस के फॉर्म में दिया हो, चाहे अलग अलग सिक्योरिटीज़ मार्केट में रूल्स रेगुलेशन में चेंज करके दिया हो, या जिस भी तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में छूट इत्यादि जो भी करके दिया हो। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो कॉरपोरेट्स को बढ़ावा इसीलिए दे रहे थे कि तो बड़े प्लांट्स जो हैं वो चाइनीज़ प्रोडक्शन से वो लड़ सके। लेकिन समस्या ये है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हमारी डेमोक्रेसी ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और पहचान है, और वास्तव में हम चाइनीज़ मॉडल के तहत वो रिप्रेशन अपने लोगों पे ना थोप सकते हैं, ना हमारे लोग वैसा स्वीकार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो दावा तो करते हैं प्रोडक्शन का, ग्रोथ का, सब कुछ का, लेकिन कहीं ना कहीं वेल्थ जो है वो चंद हाथों में ही समेट के रह गई है, और इतनी वेल्थ भी नहीं जनरेट हो रही है कि वो ज़्यादातर लोगों में नीचे तक ट्रिकल डाउन भी हो पाए। और कंपटीशन से बचने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारा हम जो इम्पोर्ट्स हैं वो हम स्वयं चाइना से वो बड़े कॉरपोरेट्स कर रहे हैं। नुकसान जो हो रहा है कहीं ना कहीं रिसोर्सेज जो हमारे शिफ्ट हो रहे हैं स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज से, वो बड़े कॉरपोरेट्स में जा रहे हैं। ओवरऑल जीडीपी भले ही बढ़ जा रही है, लेकिन हम जानते हैं वेल्थ का कंसंट्रेशन और स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देती हैं उनमें कमी आ रही है। तो कहीं ना कहीं आज इंडिया जो है और विश्व के जो दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो हिस्टोरिकली महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता के हिस्टोरिक उसमें खड़े हुए हैं। तो वर्किंग क्लास की कॉन्शियसनेस आज अक्रॉस द कास्ट लाइन में मैं काफ़ी हद तक आज इंडिया में पढ़ पा रहा हूँ। लेकिन इसका ये इलाज नहीं है, जैसा कि राहुल गांधी जी स्वयं स्पष्ट रूप से जानते हैं कि हम कम्युनिस्ट सिस्टम की तरफ चले जाएं और सब कुछ क्या बोलते हैं स्टेट कंट्रोल, फिर से हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को करने लगे, नेशनलाइजेशन करने लगे। इसका इलाज ये है कि जो स्टेट को स्वयं क्या बोलते हैं, अब कॉरपोरेट्स को खुद सोचना होगा कि उन्हें
स्टेट की मदद बहुत ज़्यादा ना लेते हुए स्वयं सोचना होगा कि कैसे हम चाइनीज़ सिस्टम से सोचें। जब तक वो सोच रहे हैं तो वर्किंग क्लास जो हमारी है, जो ज़्यादातर सोशियो इकोनॉमिक पिछड़ी जातों से आती है, तो उनका सर्वे कराकर उनको रिप्रेजेंटेशन देते हुए गवर्नेंस में कम से कम वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंटेटिव हम बनाएं अपने पॉलिटिकल सत्ता में। शायद वुमेन रिजर्वेशन बिल में राहुल गांधी जी जो बोलते हैं, जो पिछड़े दलित और आदिवासी हैं उनका रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो वो इसी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि वर्किंग क्लास जो हमारी डेमोक्रेसी में रहे उसका रिप्रेजेंटेशन रहे, ताकि वो उनकी एस्पिरेशन और चीज़ों को वो सुन सके। अब जो दूसरा अप्रोच ये आता है, जो आगे का अप्रोच ये है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैं, ग्रीन एनर्जी हैं, पर्यावरण को भी हमें बैलेंस करना है, और जो रेवोल्यूशंस आए हैं मोबिलिटी में या क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन में इत्यादि में, इन सबको हमको स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ में चेंज करना होगा। बड़ी इंडस्ट्रीज़ से हमको, बड़ी इंडस्ट्रीज़ मतलब पैन वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड कंट्रीज कॉरपोरेट, वो फिर से वही एक सुपर ऑर्गेनाइजेशन और फिर मोनोपोलिस्टिक पावर का कंसंट्रेशन, फिर वो गवर्नमेंट के अंग को भी उनका इंटरेक्शन अधिक होने लगता है, पॉलिसी फ्रेमवर्क में भी उनके रिजल्ट आने लगते हैं, तो उनको फिर से आप स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज में आप वो तोड़िए। तो यहाँ पे कैपिटल की जिम्मेदारी है, खासकर जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं, चाहे रतन टाटा जी हों या अंबानीज हों या हमारे गौतम अदानी जी हों, ठीक है, उनके जो भी इशूज़ हैं वो कोर्ट कचहरी का मामला है, बिजनेस में वो चीज़ होती रहती है, तो उसके लिए अगर गलत है तो कुछ सज़ा है, इंडिपेंडेंट है तो मूछे तान के वो चलेंगे। तो राहुल गांधी का किसी से व्यक्तिगत कुछ नहीं है, ना नरेंद्र मोदी जी से है, ना किसी से है, ना अपोजिशन पार्टी से है, वो अपना विजन रख रहे हैं। तो यहाँ पर कैपिटल को अप्रोच करना होगा वर्किंग क्लास के साथ, वर्किंग क्लास को भी सत्ता में, और जो उनकी कास्ट हैं वर्किंग वो कास्ट के आधार पर रिप्रेजेंटेशन सत्ता में होना होगा, ताकि जो डायलॉग हो सके, ताकि बड़ा कैपिटल जो है वो कैपिटल छोटे कैपिटलों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, लेबर के साथ, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री साथ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स, इंक्लूसिव प्रोडक्ट्स और हर क्षेत्रों में वो फैल सके, प्रोडक्शन यूनिट से निकलने वाली चीज़ों में ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी हो, प्रोडक्ट ज़्यादा वेरिएशंस में हो, एनवायरनमेंट और लोकल एक्सप्रेशंस के साथ आपस में बैलेंस हो। निसंदेह यहाँ पर जो पहले जो बार्गेन लेबर और कैपिटल के मध्य होगा वो टफ होगा, क्योंकि स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ में लेबर को पैसा और उनको कंपटीशन ज़्यादा झेलना पड़ेगा वहाँ पर, और प्लस स्किल्स, तो हमें ऐसे लोग चाहिए हमारे लेबर फोर्स में जो स्किल्ड भी हों, लेबर थोड़ा सा कैपिटल से भी मजबूत हो, और बड़ी कैपिटल उनको यहाँ पर मदद भी करे। गवर्नमेंट स्वयं मदद तभी कर पाएगी जब गवर्नमेंट में स्वयं वर्किंग क्लास या उनसे रिलेटेड जो कास्ट हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनकी सीट्स पार्लियामेंट में हो। ठीक है, लेकिन ये मॉडल तुरंत सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि ये चाइनीज जो कोर्स फोर्स एनवायरनमेंट में प्रोडक्शन हो रहा है उससे कम्पीट नहीं कर पाएगा ग्लोबलाइजेशन में। लेकिन कंज्यूमर बिहेवियर से, अपनी पॉलिसीज से, जब डेमोक्रेटिक वर्ल्ड आपस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और ख़ुद ऐसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो लेंगे, डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट्स लेंगे कि हाँ इसमें ज़्यादातर लोगों को, इस कार में ज़्यादातर लोगों को रोज़गार मिला है, थोड़ी सी महंगी है कोई बात नहीं, लेकिन ये साथ साथ और भी दूसरे देशों के लोगों को रोज़गार दे रही है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। अगर वो कॉज अपना सिलेक्शन करते हैं तो वो इम्पीडेंस का काम करेगा हमारे, और मजबूत समाज का काम करेगा। हमारे लोग, वर्किंग क्लास की कंडीशंस अच्छी रहेगी, कैपिटल वो लेबर के साथ और अच्छे से सामंजस्य में रहेगा, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज में इंटरेक्ट करेगा, तो वहाँ पर जो क्लास और कास्ट का अंतर है वो भी कम आएगा, एक दूसरे से लोग जुड़ेंगे ऐसे में, तब जो एनर्जी डेवलप होगी कॉरपोरेट स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज की, और क्लास और कास्ट और कैपिटल टेक्नोलॉजी, जब इन छोटे छोटे स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज और कुछ बड़े जहाँ ज़रूरत है वहाँ बड़े में भी जब इंटरेक्ट करेंगे, वो जो मैक्सिमम एनर्जी डेवलप होगी, मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, तो सब चीज़ में हारमोनी, आप वो पर्यावरण से साथ हारमोनी में होगा, लोगों के साथ हारमोनी में होगा, ज़्यादा जस्ट होगा, ह्यूमन होगा, और इनोवेशन के लिए सबसे अधिक मतलब प्रेरक का काम करेगा। तो कुल मिला के ये व्यू राहुल गांधी रिप्रेजेंट करते हैं
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का काम है, गवर्नमेंट को खुद डाइवर्स होना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेटिव होना पड़ेगा, तो मजबूत लोगों ने ही वास्तव में चेंजेस किए हैं। तो जो दूसरे इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के हैं या हमारे संविधान के हैं, मीडिया को भी ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहने और होने की ज़रूरत है, वोकल होने की ज़रूरत है, क्रिटिसिज्म करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म के जवाब अपनी पॉलिसीज़ और वर्क से देने की ज़रूरत है, ना कि रिएक्शन। मैं जनरल वे में बात कर रहा हूँ, किसी के खिलाफ की नहीं। आज गवर्नमेंट कल किसी की बदल भी सकती है, आ भी सकती है, रिपीट भी हो सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो मैं आज देखता हूँ, जो मुझे जिस चीज़ पे फ़ख्र होता है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का में फ़ख्र होता है। अभी कल ही शायद कुछ एक टिप्पणी आई थी कोर्ट की कि जब गिरफ्तारी हो तो कम से कम रिटर्न में आप कारण दीजिए, ताकि वो बेल के ग्राउंड्स इत्यादि का आदमी वो अपने नेचुरल जस्टिस के हिसाब से हो सके। इस तरह की कुछ बातें उभर के आई थी। तो दूसरी ओर मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा इनोवेशन और इंक्लूसिविटी देखता हूँ डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब में, जब वो बोलते हैं जुडिशरी को और इंक्लूसिव बनाने के लिए, और इस हिसाब से जब वो इस ओर व्याख्यान ही नहीं देते, वो कदम भी उठाते हैं, और जो सिलेक्शन प्रोसेस जजेस के लिए है उसको और ओपन कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। तो पावर के पहले बहुत से लोग बहुत सारी बातें करते हैं, हम उनसे बहुत सी उम्मीदें करते हैं, लेकिन आज मैं इस विशेष पीरियड में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब का इसलिए उल्लेख बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि पावर मिलने के बाद जो वास्तव में जो उनके जजमेंट्स में जो डेमोक्रेटिक जजमेंट है, जो इंक्लूसिविटी की बात स्वयं दिखती है। थैंक यू सर। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। सत्य हिंदी पे वरिष्ठ पत्रकार विनोद खन्ना जी को, श्रवणगढ़ साहब को सुनते रहिए, अजय शुक्ल साहब को, सुनील शुक्ल साहब को भी सुना करिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब की डिटेल्ड एनालिसिस और रवीश कुमार जी की बातों को भी आप सुना करिए। धन्यवाद सर, मिलते हैं सर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सर।